की दहशत ऐसी है कि दुनिया के कई मुल्कों ने अफ्रीका जाने वाली हवाई उड़ानें रोक दी हैं। हिंदुस्तान में भी डर सता रहा है कि कहीं तीसरी लहर का सामना न करना पड़े। इस डर के बीच एक अच्छी खबर भी आई है। वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए हर मुमकिन तैयारियों के साथ वैक्सीन प्रोग्राम को भी एक कदम आगे बढ़ा दिया गया है। अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट ने हड़कंप मचा दिया है। दुनिया के कई मुल्कों में ओमिक्रॉन के दहशत का सायरन साफ सुनाई दे रहा है। हिंदुस्तान भी डेल्टा से 30 गुना ज्यादा खतरनाक बताए जा रहे ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट है। तीसरी लहर के डर और खतरे की आहट के बीच बड़ी खुशखबरी आई है। चंद दिनों पहले तक ऐसा लग रहा था कि कोरोना पर लगाम लग रहा है। दक्षिण अफ्रीका से निकले नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट माना जा रहा है और यही वजह है कि सरकार जो है वो लगातार वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। इसी वजह से कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद अब कई और स्वदेशी वैक्सीन भारत को मिलने जा रही है, जो कि मॉडर्ना और फाइजर से ज़्यादा अच्छी साबित हो सकती है। न्यूज़ 24 आज आपको ऐसी लैब की झलक दिखाएगा जहां कोरोना वायरस के खिलाफ तैयार होने वाली वैक्सीन की टेस्टिंग होती है और फिर वो वैक्सीन इंसानी शरीर के अंदर पहुंचाई जाती है। देश के इस लैब का नाम है सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी यानी CDL, जो कि देश की राजधानी दिल्ली से 288 किलोमीटर दूर कसौली में है। इस लैब से अब तक 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज को मंजूरी मिल चुकी है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड के सैकड़ों बैच की क्वालिटी कसौली की इसी लैब में चेक हो चुकी है। अब एक नई तैयारी है और ये तैयारी है mRNA वैक्सीन की। न्यूज़ 24 संवाददाता पल्लवी झा कसौली की इस लैब में पहुंची और mRNA वैक्सीन को लेकर जो अहम जानकारी सामने आई वो आपको बड़े गौर से सुननी चाहिए। हमने कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक जैसे वैक्सीन के बारे में जानकारी तो ली है और अब हम जानते हैं कि भारत DNA वैक्सीन भी ला रहा है, लेकिन इस वक्त जो मेरे हाथ में है वो जिनोवा की mRNA वैक्सीन है। ये भारत की पहली mRNA वैक्सीन होगी। CDL लैब में इस वक्त मौजूद है। सर, टेस्टिंग हो रही है इसकी, किस तरीके से यहाँ पर टेस्टिंग हुई है इसकी और क्या क्या प्रक्रियाओं से इस वक्त गुजर रही है? जितने भी पैरामीटर्स वो करते हैं टेस्ट, उन्होंने मैन्युफैक्चर के बाद उनके क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हुए हैं, उसको हम वेरीफाई करते हैं उन्हीं के मेथड से, ठीक है। और हम उन्हीं के ये अंडर अभी टेस्ट है, ठीक है, और इसकी टेस्टिंग अभी चल रही है। अंडर टेस्ट का मतलब यहाँ क्या हुआ सर? क्योंकि चूंकि ये CDL लैब में है और तमाम वैक्सीन यहाँ पर आती है जहाँ पर सेफ्टी, एफिकेसी, इम्यूनोजेनिसिटी देखा जाता है, यानी ये जब यहाँ पहुँची है तो अब इसके मायने यही है कि अगर CDL से इसको हरी झंडी मिलती है तो ये अब हमारे देश का पहला मैसेंजर RNA होगा और वो फिर क्लिनिकल ट्रायल पे जाएगा जी। तो वो मैसेंजर आफ्टर टेस्टिंग ऑल द पैरामीटर्स ये इसको हरी झंडी दे दी जाएगी, फिर उसके बाद वो क्लिनिकल। ये भारत की पहली mRNA वैक्सीन होगी जो कि मॉडर्ना और फाइजर की तर्ज पर बन रही है और उनसे भी ज्यादा असरदार साबित हो सकती है। फिलहाल दोनों डोज के बाद कोविशील्ड 80% प्रभावी मानी जा रही है, जबकि कोवैक्सीन की दोनों डोज 69% तक असरदार है। वहीं मॉडर्ना की वैक्सीन 94.1% असरदार बताई जा रही है और फाइजर की वैक्सीन सबसे ज्यादा 95% तक प्रभावी है। यानी इसकी टेस्टिंग ठीक रही तो हिंदुस्तान को एक और वैक्सीन मिल जाएगी। मैं यहाँ समझना चाहती हूँ कि ये जो इक्विपमेंट्स हैं वो क्या काम करते हैं वैक्सीन को लेकर के? ये मॉइस्चर कंटेंट है, जिसको हम मॉइस्चर को इसमें नापते हैं, ठीक है। और ये लाइफोलाइज वैक्सीन होती है। लाइफोलाइज वैक्सीन ये होती है कि ये इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होता है कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, तो इसके अंदर 3% मॉइस्चर होना चाहिए। अगर इससे ऊपर है तो ये फेल हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू इज 3%। अब आपके जहन में सवाल होगा कि mRNA वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन से अलग और बेहतर क्यों होगी, तो इसे भी समझिए। कोवैक्सीन में बीमारी पैदा करने वाले वायरस को मृत या निष्क्रिय करके डाला जाता है। इसके बाद ये शरीर के अंदर वैक्सीन के रूप में पहुंचाया जाता है।
जबकि mRNA वैक्सीन में बीमारी पैदा करने वाले वायरस या पैथोजन से जेनेटिक कोड लाया जाता है और फिर ये शरीर के अंदर वायरस के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव कराता है। इस वैक्सीन को लगाने से इम्यून सिस्टम को मिलने वाला प्रोटीन इतना ज्यादा होता है जो एंटीबॉडी बना देता है। मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन इसी टेक्नोलॉजी पर बनाई गई है। इतना टेस्टिंग में क्या प्रक्रिया होती है? स्पुतनिक आई हैदराबाद में रही, फिर उसके बाद यहाँ आई, उसमें भी काफ़ी वक्त लगा, तो क्या अलग अलग वैक्सीन की जो टेस्टिंग प्रक्रिया है वो अलग है? नहीं, एक्चुअली क्या होता है, जब कई बारी कंपनीज हमारे को सबमिट कर देती है सैंपल इन एडवांस, एंड देन देयर कैन बी क्वेरीज ऑन द सर्टेन इश्यूज दे हैव सबमिटेड टू अस, दे हैव टू कंप्लाई दैट। अब वो कई बारी क्या होता है, जैसे वो क्वेरी का सेटिस्फैक्ट्री नहीं दे पा रहे और टाइम ज़्यादा ले रहे हैं उस क्वेरी को, वी कैन नॉट लीव दैट क्वेरी बिकॉज दैट क्वेरी कैन बी इम्पोर्टेंट इन सर्टेन आस्पेक्ट कि भाई आपका बैच साइज इसमें इतना था, आपका वॉल्यूम इतना था, यहाँ डेविएट होकर इतना कम क्यों हो गया, इसमें ज़्यादा क्यों हो गया। तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन ईच पैरामीटर ऑफ द वैक्सीन प्रोडक्शन। इट्स नॉट द फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट तो है ही जो, तो आपको बीच वाले प्रोडक्ट को भी ध्यान रखना पड़ता है। उसके जो चल रहा है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, उसके अंदर तो कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो वो चेंज कर गए, एंड we have not questioned that because it has an impact finally on the final product. mRNA क्यों देश को जल्द मिल सकती है, इसकी बड़ी वजह भी है। दरअसल इस लैब में कोविशील्ड के 40 लाख डोज और कोवैक्सीन के 4 से 8 लाख डोज टेस्ट के लिए भेजी गई थी, जिनमें से एक भी वैक्सीन टेस्ट में फेल नहीं पाई गई। इसके अलावा जायकोव डी वैक्सीन की 2,37,530 डोज भी टेस्टिंग में पास हो गई हैं। ये वैक्सीन 12 से 17 साल के बच्चों पर लगाई जाएगी। केंद्र सरकार जल्द ही इस वैक्सीन को लगाने की शुरुआत करने वाली है। कब तक उम्मीद की जाए कि डीएनए वैक्सीन आएगी? और दूसरा सवाल सर, उसको लेकर भी हेजिटेंसी है, डीएनए वैक्सीन कहीं शरीर में जाके कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई चीज़ बदल तो न दे, ये आम लोगों की एक सोच बन रही है। ये ऐसा कुछ डरने का बात नहीं है। ये दिस इज़ इनफैक्ट डीएनए वैक्सीन इंडिया का गर्व का वैक्सीन है। ये फर्स्ट टाइम इंडिया ग्लोबली में इंडिया में डीएनए वैक्सीन बनाया है। ये न्यू टेक्नोलॉजी है, इट्स अ वेरी गुड वैक्सीन। वी हैव अप्रूव्ड दिस वैक्सीन by after conducting the clinical trials in India by the manufacturer। इसका प्री क्लिनिकल स्टडीज डेटा भी बहुत अच्छा था, सेफ्टी डेटा भी रिव्यू किया और सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी, एंड इसकी एफिकेसी इज ऑल्सो वेरी गुड। सो एज ए ड्रग रेगुलेटर वी आर assuring both quality, safety, efficacy of this DNA vaccine. It is a very good vaccine. We have approved. कब तक उम्मीद करें सर आने की? ये already as a regulator we have already given permission. उसका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस भी दे दिया। ये मैन्युफैक्चरर अभी कमर्शियल बैचेस कैपेसिटी बड़ा कर रहा हूँ इसको। सो हमका ये उम्मीद है ये अगले महीने में ये वैक्सीन मार्केट में आने का संभव। भारत में कोरोना दूसरी लहर के दौरान क्यों काल बना, उसकी वजह मानी जा रही है मरीजों का ज्यादा गंभीर हालत में पहुंचना। हालांकि इस बुरे दौर को भी पीछे छोड़ दिया और अब गंभीर मरीजों के लिए इस लैब में एक नया प्रयोग किया जा रहा है। घोड़े के जरिए भी ऐसी दवाई बनाई जा रही है जो फौरन कोरोना मरीजों को दी जा सकती है। हम बात करते हैं कोविड एंटी सीरम। क्या है ये एंटी सीरम? एंटी सीरम मीन्स आपने सुना होगा प्लाज्मा डोनेशन। सेम है, जैसे आपको एक्सपोजर हुआ, उसके अगेंस्ट आपके अंदर एंटीबॉडीज़ बनी। उन एंटीबॉडीज़ को हम हार्वेस्ट करके जो पेशेंट है उसमें लगाते हैं ताकि वो जो वायरस है उसको काउंटर कर सके। सेम प्रोसीजर है, इसमें हम हॉर्सेस को किल्ड वायरस दे रहे हैं और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, लेकिन हॉर्सेस में जो ह्यूमन के अपेक्षा ज़्यादा बन रही हैं तो वो ज़्यादा यूज़ हो सकती हैं। और जो इनमें जो टाइटर है जो ह्यूमन के अपेक्षा जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। दैट मीन्स कि आप थोड़े से वॉल्यूम से ज़्यादा लोगों को ट्रीट कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर है, हमने इसको एक्सपोजर किया, एक्सपोजर करने के बाद हमने हार्वेस्ट किया एंटीबॉडीज़ को। अब वो टेस्टिंग फेज पे है। ह्यूमन्स पे कितना कारगर होता है ये अभी वक्त बताएगा। एंटी सीरम के जरिए घोड़े के खून से जो दवाई बनेगी वो इतनी ज्यादा एंटीबॉडी बना सकती है कि मरीज की हालत में चंद घंटे के भीतर सुधार होगा। इसकी प्रक्रिया क्या है, जरा उसे भी जान लीजिए। कैसे क्या प्रक्रिया होती है? जैसे आपने कहा कि ब्लड लिया जाता है, फिर उसमें से प्लाज्मा निकाला जाता है। पहले तो हमारे पास फुल सेफ्टी मेजर्स लेकर हम वायरस जो किल्ड वायरस है उसको हम इंट्रामस्कुलर में इंजेक्ट करते हैं। तो उसका एक शेड्यूल होता है, जैसे 1 मंथ तक हम उनको डोज देते हैं। उसके बाद हम टेस्ट ब्लीड करते हैं। टेस्ट
ब्लीड मतलब हम एक ब्लड सैंपल लेते हैं, उसमें हम क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में हम चेक करते हैं कि उसमें टाइटर आया है प्रॉपर कि नहीं आया है। वो एक सेट वैल्यू होती है, अगर उससे ऊपर वैल्यू आती है तो उसके बाद हमें गो थ्रू होता है ब्लीडिंग करने के लिए, तो उसको हम मैन्युफैक्चरिंग ब्लीडिंग बोलते हैं। उसमें 1.5% एज पर CPCSA हम इनकी ब्लीडिंग करते हैं। कसौली के इस लैब में पानी के बड़े बड़े टैंकर देखिए। पानी के ये टैंकर कोरोना वैक्सीन के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में अहम भूमिका निभाते हैं। ये पानी वैक्सीन के लिए स्टोर किया जाता है, हालांकि अलग अलग वैक्सीन के लिए इसके मानक अलग अलग हैं। वैक्सीन बनाने में वाटर की भूमिका क्या होती है सर, और कितना प्योर वाटर होना चाहिए? वाटर की सबसे ज़्यादा अहमियत होती है, क्योंकि हर प्रोसेस में हमारा वाटर यूज़ होता है। वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए भी, वैक्सीन टेस्टिंग के लिए भी, वैक्सीन फिलिंग के लिए भी, फिर जितने भी हमारे इक्विपमेंट हैं उनकी वॉशिंग के लिए भी, और जो स्टरलाइजेशन प्रोसेस है उसमें भी जो ऑटोक्लेव हमारा वो स्टीम बेस्ड ही है। स्टीम क्या मानक होता है सर उसका? जो स्टरलाइजेशन की स्टीम है वो हमारी क्लीन स्टीम हम कहते हैं, प्योर स्टीम हम कहते हैं, वो WFI वाटर से ही बनती है। लेकिन जो हमारे डिकंटेमिनेशन ऑटोक्लेव हैं उनमें हम प्योरीफाइड वाटर की स्टीम यूज़ कर सकते हैं। प्योरीफाइड वाटर हमारा WFI लेवल से एक लेवल नीचे होता है। उस प्योरीफाइड वाटर से हम अपनी वॉशिंग वगैरह करते हैं और वो वाली प्रोसेस कर सकते हैं जहां हमारा प्रोडक्ट की प्रोसेस नहीं होती। एक वैक्सीन को कई अलग अलग टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है, जिसमें करीब 45 दिन लगते हैं। बहुत मुमकिन है देश की पहली mRNA वैक्सीन भी टेस्ट की हर कसौटी पर खरी उतरेगी और फिर इसके बाद 90% से ज्यादा असरदार वाली वैक्सीन भारत को मिल सकती है। कसौली से पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।